दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य क्लास 11 में आज हम आपके सामने प्रस्तुत है समान विज्ञान भाग 1 भौतिकी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आगामी प्रधान शिक्षक परीक्षाओं के संदर्भ में। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे सीधे प्रश्नों पर, क्योंकि समय कम है और बहुत तेज़ी से हमें रिवीजन करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है तथा तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम सदुपयोग करते हुए हम लोग सीधे सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस होते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और बृहद लेंस। इसका सही उत्तर होता है उत्तल लेंस। और ये सामान्य विज्ञान है, इसमें विज्ञान के किसी विशेष स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन न लेते हुए इसको विज्ञान के मूल जो बेसिक्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाने विद्यालयी स्तर पर जरूरी होते हैं, उन्हीं स्तर पर हम लोग इसको डील कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि डायनेमो से किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण। तो डायनेमो जो होता है वो है एक यंत्र है, मशीन है, और मशीन से जो ऊर्जा निकलती है वह यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य पर नाभिकीय विखंडन, सूर्य पर नाभिकीय संलयन, सूर्य पर सौर विकिरण या सूर्य पर विद्युत तापीय अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य पर नाभिकीय संलयन। सूर्य पर नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वही ऊर्जा का आधार है। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त धातु होती है कैडमियम, जर्मेनियम, कॉपर और लेड। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं और उसमें प्रयुक्त धातु जो है वह जर्मेनियम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि यानी जिसमें दिशा नहीं होती है, मतलब दिशा से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है आयतन, बल, वेग और विस्थापन। इसमें सही ऑप्शन है आयतन। आयतन जो है वह अदिश राशि है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी बराबर होती है 1000 मीटर, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर है इसका 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए होता है? विद्युत बल्ब जो पहले पीले वाले बल्ब होते थे उनके अंदर जो फिलामेंट होता था, आप देखते होंगे कि एक धातु का स्प्रिंग होता था, फिलामेंट उसी को बोलते हैं। तो वह किस चीज़ से बना होता है? यूरेनियम, इरिथ्रियम, टंगस्टन या एल्युमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन धातु से बना हुआ होता था। उच्च गलनांक तथा निम्न ताप पर चमकीली रोशनी बिखेरने वाला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाला पदार्थ कौन सा है? निकेल, कोबाल्ट, पारा और मैग्नीशियम। पारा जो होता है यह सामान्य कमरे के ताप पर लिक्विड रहता है, द्रवित अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा शुष्क बर्फ है? ड्राइड आइस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है ठोस O2 ऑक्सीजन, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, संघनित जल या संपीड़ित जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर होगा ठोस CO2। सॉलिड स्टेट में CO2 जो होता है वो बर्फ की तरह लगता है और उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, फ्लेमिंग का नियम या चंद्रशेखर का नियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा इसका पास्कल का नियम। पास्कल के दाब संबंधी जो नियम है, द्रवों पर दाब संबंधी नियम, द्रव और गैस दोनों में वो लागू होता है। हाइड्रोलिक के ब्रेक का कार्य का सिद्धांत वही होता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति किस चीज को स्पष्ट नहीं देख सकता है? ऑप्शन है गोलाकार वस्तु, चपटी वस्तु, निकट की वस्तु, दूर की वस्तु। तो इसका उत्तर होगा पास की वस्तु, मतलब निकट की वस्तु। अगला प्रश्न है हमारा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है, जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न होता है कि प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होगी? जल में, वायु में, निर्वात में और कांच में। तो प्रकाश की गति जो होती है वह माध्यम की सघनता पर और विरलता पर निर्भर करती है। सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे इन सब में उपरोक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सघन माध्यम जो है वह कांच में है, इसलिए इसमें गति जो होगी वह न्यूनतम होगी।
अगला प्रश्न हमारा कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का पिच क्या होता है? पुरुष की तुलना में अधिक, पुरुष की तुलना में कम, बराबर या कहा नहीं जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा इसका कि पुरुष की तुलना में अधिक। पिच अधिक होने से आवाज़ में सुरीलापन आता है। अगला प्रश्न है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में होता है ट्रांसफार्मर, डायोड, क्रिस्टल दोलित और एनोड। तो इसमें सही ऑप्शन जो घड़ियाँ होती हैं एनालॉग घड़ियाँ होती हैं, मतलब उसमें एनालॉग घड़ियों में भी दो तरह की घड़ियाँ होती है। एक कमानी भरने वाली, चाबी जिसमें भरते थे उसके बाद वो चलती थी, तो उसमें कमानीदार स्प्रिंग का उपयोग होता था। उसके बाद जो बैटरी ऑपरेटेड घड़ियाँ होती हैं जिसमें क्वार्ट्ज लिखा रहता है, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है और उसके दोलन से समय का मापन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि चांद की सतह से एक पत्थर धरती पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा कि भार बढ़ जाएगा कि घट जाएगा भार, या कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अपरिवर्तित रहेगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो है वह कभी घटता या बढ़ता नहीं है, लेकिन भार जो है वह उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आनुपातिक होगा। तो अगर चांद जो है उसका गुरुत्वाकर्षण जो है कम होता है, 1/6 होता है, तो हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे चांद से तो उसका भार पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर 6 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, तो उसका भार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन थे? फ्लेमिंग, न्यूटन, राइट बंधु, आर्किमिडीज। यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन है राइट बंधु। अगला प्रश्न हमारा कि दोलक का आवर्तकाल निर्भर करेगा लोलक के पदार्थ पर, लोलक के भार पर, लोलक की लंबाई पर, सतह से ऊंचाई पर। तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है वह पदार्थ पर, भार पर या ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कॉपर, सिलिकॉन, जिंक। तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वह एक नाभिकीय रूप से सक्रिय पदार्थ है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हो सकती है, तो इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई की दिशा होती है, चुंबक, किसी भी चुंबक या चुंबकीय सुई की दिशा जो होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी भरकर, संपीड़ित गैस छोड़कर, कमरे को बंद कर या सतह को छींकना कर। तो देखिए इसमें पानी भरने से भी कमरे का तापमान कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन फिर वह बढ़ना शुरू कर देगा। कमरे को अगर बंद कर लेते हैं तो चूँकि हवाओं का आवागमन बाधित हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसके बाद उसमें कमरे में गर्मी हो जाएगी। लेकिन अगर संपीड़ित कंप्रेस्ड गैस को वहाँ पर लीक किया जाए तो वह ठंडी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के 7 रंगों को अलग किया जा सकता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वह किस चीज़ से हो सकता है? प्रिज्म से, जनरेटर से, कंडेंसर से या डायोड से? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिज्म से। प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है, 3 डायमेंशनल ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय डिवाइस है, सिंपल सा त्रिकोण की तरह 3D, जिसमें से लाइट के गुजरने के बाद उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी वह उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो सब अलग अलग दिखने लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, सीवी रमन ने, न्यूटन ने या एडिसन ने? तो टेलीस्कोप की खोज हम जानते हैं कि गैलीलियो एक खगोल वैज्ञानिक थे और उन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि बल एक उत्पाद है, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका? द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, वेग तथा भार का, और भार और संपर्क क्षेत्रफल का। तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान गुना त्वरण करने से बल का मात्रा पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 उत्तरोत्तर स्ट्रिंग या गर्त के बीच की दूरी है, तरंग नामक चैप्टर से यह क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर कंटिन्यूअस स्ट्रिंग या गर्त के बीच का जो दूरी होता है वही
किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के वेग तथा संवेग के अनुपात से क्या ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु के वेग मतलब वेलोसिटी और संवेग से के अनुपात से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका ये जो होगा ऑप्शन होगा वेग और संवेग का अनुपात जो है वह भार को वेग v और संवेग v/ma अगर हम लोग करते हैं तो एक्सीलरेशन वेग का निकल जाएगा ma और v, तो द्रव्यमान निकलेगा इससे। किसी वस्तु के वेग तथा संवेग के अनुपात से द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है वेग v होता है जिसमें कि आरंभिक गति तथा अंतिम गति का अंतर होता है, तथा संवेग में द्रव्यमान गुना वेग का अंतर होता है। तो अगर दोनों को किया जाए v/mv किया जाए तो दोनों कैंसिल होकर और केवल द्रव्यमान बचता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो द्रव्यमान है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब। सूर्य ग्रहण के लिए जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि चंद्रमा सूर्य तथा धरती के बीच में आए तथा चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन जो है वह हम लोग के यहाँ होता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग बड़ा दिन के नाम पे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राडार का आविष्कार किया था। अल्वा एडिसन ने, रॉबर्ट वाटसन ने, नील बोर ने या जेम्स वाट ने। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट वाटसन ने। राडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, उच्च घनत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या स्वसंजन बल के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है वह किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को गोलाकार शेप में लाने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए वर्षा की बूंदें जो है वह गिरने समय गोलाकार हो जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी दबाव का इकाई क्या होता है। बार, नॉट, ओम या जूल। वो पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार, जो हम लोग वायु दाब देखते हैं, मौसम विज्ञान वैज्ञानिक जो है वो वायु दाब को जो प्रचारित करते हैं वह उसका इकाई जो होता है वह बार होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हवा में आर्द्रता मापन उपकरण। हवा में आर्द्रता मतलब उपस्थित जल वाष्पों की मात्रा होती है, उसको आर्द्रता कहते हैं, और उसके मापन का इकाई होता है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि क्यूसेक किसकी इकाई है। जल के मात्रा की, जल के घनत्व की, जल के बहाव की, जल के शुद्धता की। क्यूसेक, जैसा कि हम लोग सुनते हैं समाचारों में इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो यह स्पष्ट है कि यह जल के बहाव की मात्रा है, जल के बहाव की इकाई है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑटो हान ने एटम बम की खोज किस सिद्धांत पर की थी। ऑटो हान जिन्होंने प्रथम एटम बम का निर्माण किया था, उनका सिद्धांत क्या था। तो एटम बम जो था उसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन था, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के जन्मदिन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर होगा सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डेसिबल में क्या मापा जाता है। ध्वनि की पिच, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का परास या ध्वनि की गुणवत्ता। जैसे अभी जो विवाद चल रहे हैं लाउड स्पीकरों का, तो इसमें बहुत सारा सुनने को आ रहा है डेसिबल की, इतने डेसिबल से ऊंची आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो वह ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा और लाउड स्पीकर्स को हटा दिया जाएगा। तो वो ध्वनि की तीव्रता को मापन की इकाई है डेसिबल।
अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। जैसे वर्ष सुनने से लग रहा है कि यह समय की इकाई है, लेकिन एक्चुअली प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई जो है उसका मान क्या होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा बृहस्पति के बीच की औसत दूरी और सूर्य तथा प्लूटो के बीच की औसत दूरी। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है, मतलब करेक्ट आंसर जो है वह है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे सापेक्ष लगभग सूर्य जो है वह स्थिर, लगभग स्थिर रहता है। तो इसके बीच के सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो इसके साथ ही आज का यह प्रश्नावली समाप्त हो रहा है विज्ञान का। और अगले इकाई में हम लोग मिलेंगे सामान्य ज्ञान और डीएलएड के कुछ अन्य चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।